हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, उसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें, इसमें हमने स्टडी किया था कि क्या होता है एक तरीके से माइक्रोबियल एंजाइम्स, एंड वो एंजाइम्स कहां कहां यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कौन कौन से फूड स्टफ को बनाने के लिए कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो पुराने वीडियोस को। एंड साथ ही में आज का जो लेक्चर है, इसकी शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज के लिए वो है एंटीबायोटिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आपको पता होगा एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, आपने शायद जरूर से पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसमें यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करके आई गेस एक चैप्टर था। उसमें आपको बताया था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो फिर से आपको याद दिला देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मेडिसिन, यू कैन से। मेडिसिन होता है, क्या होता है, जैसे कि आपको मैं ये पूरा कंसेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमारा जो बॉडी होता है, इंसान का ह्यूमन बॉडी जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, कि इम्यून सिस्टम होता है। एक व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। अब बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं यानी कि क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी के अंदर बाहर से आते हैं, तो उससे वो फाइट करते हैं हमारे WBC, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है ना, एंटीबॉडीज जिसको बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, अब जो जैसे मैंने बोला कि क्या आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, क्या आ रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर से आ सकते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स जो है वो बाहर से आ सकते हैं। तो उससे फाइट कौन करता है, हमारा एंटीबॉडीज करता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि इसकी जो तादाद होती है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स की जो संख्या होती है, वो ज्यादा हो जाती है, ये मोर हो जाते हैं। तो ये अगर कम हो जाएंगे तो ये हार जाएंगे, एंटीबॉडीज हमारे हार जाएंगे, और हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो हम बीमार जब पड़ते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमें बोलता है, बोलता तो नहीं है डायरेक्टली, कुछ पूछेगा सवाल कि कितना टेम्परेचर था, क्या था, ये सब सवाल पूछने के बाद हम लोग को एक दवाई दिया जाता है। डॉक्टर जो है हर बार अपनी तरफ से कुछ लाल पीला हरा नीला कलर का एक दवाई देते हैं आपको। तो वो जो दवा होता है, इट इज नथिंग बट एंटीबायोटिक्स। अभी वो करते क्या है, वो जब दवा हम लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जब हम लोग खाते हैं, तो होता क्या है हमारे शरीर में, जब हम लोग खाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि ये क्या हो गए थे, कम हो गए थे, लेस हो गए थे, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो ज्यादा हो गए थे। तो जैसे आपने एंटीबायोटिक्स खाया, तो अब इसकी तादाद जो रहेगी, इसकी जो संख्या होगी, वो क्या बन जाएंगे, मोर बन जाएंगे, ज्यादा बन जाएंगे। और ये मोर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मोर खत्म हो जाएंगे, यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे। कौन, एंटीबॉडीज ने उसको मार दिया। तो हार्मफुल माइक्रोब जब खत्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है फिर से रिकवर करने लगेगी, और आपका जो तबियत होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यही रोल होता है हमारा एंटीबायोटिक्स का। तो जैसे कि आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, एंड सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स खोजा गया था वो किसकी तरफ से खोजा गया था, वी नो दैट, वो एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन। आपको पता होगा, इट इज ए टाइप ऑफ फंगस। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके से फंगस होता है, और इसको खोजा गया था एक साइंटिस्ट की तरफ से, जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ से ये जो दवाई थी, यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स थी, इसकी खोज की गई थी। एंड इसके अलावा भी अगर बात किया जाए तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, पेनिसिलिन तो सबसे पहला था, लेकिन पेनिसिलिन के अलावा अगर बात करूं तो सिफेलोस्पोरोसिन हो गया, मोनोबैक्टीन हो गया, ठीक है ना, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वायनोमाइसिन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच आर प्रेजेंट नाउअडेज, और इसका जो यूज होता है वो अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है ना, वो यूज क्या है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है। जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 11th में 12th में जब जाओगे, और या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जब पढ़ोगे, तो आपको ये सब चीज देखने मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा, और ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और खासकर एक और यहाँ पे दिया हुआ है रिफामाइसिन। रिफामाइसिन करके एक एंटीबायोटिक है जो कि टीबी से लड़ने में हेल्प करता है, यानी कि जब टीबी बीमारी होती है, आपको पता है टीबी इज नथिंग बट ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है काफी कमजोर हो जाता है, आपको बार बार खांसी वगैरह आती है, कफ हो जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए दवा लेना पड़ता है। तो वो दवा जो होती है एंटीबायोटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन एंटीबायोटिक्स के केस में, जिसको रिफाफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है ना, रिफामाइसिन कहा जाता है। तो रिफामाइसिन आपको याद रखना है, जो कि क्योर करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एंटीबायोटिक्स की। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक जो था एंटीबायोटिक्स का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने कुछ माइक्रोबियल फ्यूल के बारे में। ठीक है ना, कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से बनाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड उसका कैसे काम होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके,
लेट्स सपोज कि समझ लो कि आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स आपने देखे होंगे जो कि एक तरीके से माइक्रोब्स के हेल्प द्वारा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो जैसे कि इसमें से एक एग्जांपल है गैसियस फ्यूल। तो गैस से बने हुए फ्यूल जो होते हैं, गैसियस फ्यूल की अगर मैं बात करूं, गैसियस फ्यूल, तो गैसियस फ्यूल में एक नाम आपने बहुत पहले सुना होगा, 9th में भी आपने सुना था, जिसका नाम है मीथेन। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर की बात करो CH4 इसका स्ट्रक्चर होता है। तो गैसियस फ्यूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल और ये बहुत ज्यादा तादाद में इसका इस्तेमाल होता है। नेचुरल फ्यूल होता है ये, और मीथेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। और ये बनता कैसे है, दैट इज बाय माइक्रोबियल एनएरोबिक फर्मेंटेशन। ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई सड़ी हुई चीज जो होती है उसके ऊपर एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप बोल लो सीधा सीधा। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया जब काम करते हैं और वो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करते हैं, बैठते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरीके से एनएरोबिक डिकम्पोजिशन या फिर फर्मेंटेशन आप बोल सकते हो, वो होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो हमारा मीथेन नाम का जो गैस है वो रिलीज होता है और इसको कंसीडर किया जाता है एज ए फ्यूल, क्योंकि जब आप उसको माचिस से जलाओगे यानी कि फायर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो जलेगा, यानी कि बहुत अच्छा फ्यूल के सोर्स के तौर पे काम करता है। बेसिकली जैसे मैंने बोला कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है ये बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं जो आपके गांव में प्रोड्यूस होते हैं, रूरल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज को उसमें डाल के उसको वहां पे एक तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, जिसकी वजह से हमें मीथेन मिलता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा गैसियस फ्यूल के बारे में। वैसे दूसरा जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल के कैटेगरी में आ जाता है, लिक्विड बनाने में, लिक्विड जैसा फ्यूल। ठीक है। अब लिक्विड जैसा फ्यूल जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है वो है इथेनॉल, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है। और इथेनॉल आजकल का जो डिमांड है इथेनॉल का, ये बहुत ज्यादा तादाद में हो गया है। तो इथेनॉल इज नथिंग बट क्या होता है, एक टाइप का एल्कोहल होता है जिसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है CH3CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसको इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, नाम से इथेनॉल होता है। और एक तरीके से ये क्या है, एल्कोहल है, एक तरीके से एल्कोहल का जो बेस प्रोडक्ट होता है जिससे दारू बनते हैं या फिर जो भी टाइप का एल्कोहल बनता है उसका एक बेस प्रोडक्ट जो बोलते हैं वो होता है हमारा इथेनॉल। ठीक है। और ये जो इथेनॉल होता है ये सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है, सबसे क्लीन फ्यूल, यानी कि इतना साफ सुथरा, यानी कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती। इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट फ्यूल इन द हिस्ट्री। एंड ये किससे बनता है, बाय यूजिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो मोलासेस जो होते हैं, यानी कि शुगर केन के जो छिलके होते हैं, राइस वगैरह के जो छिलके बच जाते हैं, स्ट्रॉ जिसको बोलते हैं, तो उसको वहां पे फर्मेंट किया जाता है, सड़ाया जाता है बाय यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें से एक लैक्टोबैसिलस नाम का भी एक बैक्टीरिया है। तो उससे किया जाता है, ईस्ट डाला जाता है, ईस्ट डालते हैं, सैक्रोमाइसिस डालते हैं, तो ये भी डाल के क्या करते हैं, इथेनॉल को बनाया जाता है, जो कि आज के डेट में अगर इसका यूज की बात करूं तो पेट्रोल वगैरह के साथ मिक्स करने के लिए काम आते हैं। डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको दिखने मिलेंगे। तो ये तो हो गया इथेनॉल के बारे में। वैसे एक और फ्यूल जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, फ्यूचर फ्यूल के नाम से जाना जाता है। एक टाइम आएगा जब इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है फ्यूचर में। तो हाइड्रोजन गैस नॉर्मली आपको पता है, हाइड्रोजन एक गैस होता है जो कि फ्यूचर के फ्यूल की तरह माना जाता है। एंड ये हाइड्रोजन गैस जो है ये क्या होता है, बायोफोटोलिटिस जब होता है पानी का तो उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको कलेक्ट किया जाता है, और ये भी फोटो रिडक्शन की वजह से होता है, जो कि इसमें भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल्स जो आज के डेट में यूज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स हो गए, एसीटोन्स हो गए, ऑर्गेनिक एसिड हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए। तो ये सब जो है रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है और इससे हम लोग फ्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारी चीजें का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो गैसेस फ्यूल है ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो भी हम लोग को पढ़ना है आज के डेट में। आज का इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक में बोल सकता हूं, यहां पे मैं आपको बता देता हूं क्या है, जिसका नाम है दोस्तों बायोगैस। अब ये बायोगैस एग्जैक्टली क्या होता है, या फिर बायोफ्यूल बोल लो इसको, ठीक है ना, बायोफ्यूल या फिर आप बोल लो बायोगैस। ठीक है। तो ये कैसे बनता है, क्या बनता है, इसके बारे में क्विक आपको बताऊंगा। और ये चीज आपने 9th में पढ़ा है, टोटली डीप में पढ़ा हुआ है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे बायोफ्यूल की बात करूं या फिर बायोगैस की बात करूं, तो बायोफ्यूल क्या होता है, नाम से पता चल जाएगा, इट इज मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस बाय यूजिंग द बायोलॉजी टेक्निक। और इसमें आपका क्या होता है, एक तरीके से रिन्यूएबल प्रोसेस होता है, यानी कि आप दोबारा उसको बार बार बना सकते हो। और ये जो फ्यूल होता है ना, इसमें आप जो है सॉलिड बना सकते हो, यानी कि कड़क भी बना सकते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस भी बना सकते हो। तो सॉलिड की बात करें तो इसमें कोयला जो होता है, डंग हो गया, गोबर वगैरह हो गया, या फिर क्रॉप्स का छिलका जो होता है, इसका इस्तेमाल करके बना सकते हो। और वही लिक्विड की बात करें तो इसमें वेजिटेबल्स, ऑयल, अल्कोहल, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो। और गैस में गोबर गैस, कोल गैस, ये सब का इस्तेमाल करके बना सकते हो। और आज के डेट में ये जो बायोगैस जो होता है, बायोफ्यूल की अगर बात करें तो ये आज के डेट में बहुत ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आज भी बहुत सारे गांव में क्या होता है, डायरेक्टली तौर पे इसका एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के लिए भी एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और आने वाले टाइम में इसका और भी ज्यादा डिमांड होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस है हमारे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो चीजें होती है, जो बायोफ्यूल जिससे
जो आपके नॉर्मल बायो रिलेटेड चीजें जो होती है ना, उससे जब बनाई जाती है तो ये क्या है, वापस से हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि हम लोग फिर से इसको बना सकते हैं। तो आगे आने वाला जब टाइम आएगा हमारा जिसमें बहुत सारी चीजें की कमी हो जाएगी, तो ये फ्यूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी टॉपिक होगा उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे आपको, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको जितना भी हमने आज पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन, हम जरूर से आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। फटाफट से वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।